अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में हम लोग फर्मेंटेशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्मेंटेशन मीडिया में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए और हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन सोर्स का। आज हम कार्बन सोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बन सोर्स किसी भी फर्मेंटेशन मीडिया में क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि कार्बन सोर्स एक मेन रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन में, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में और सेल की मेंटेनेंस में। उसके अलावा कार्बन सोर्स एक एनर्जी का भी सोर्स है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कार्बन सोर्स से हासिल की जाती है। अगर हम लोग ये जानना चाहें कि हमें अपने प्रोसेस में कितनी कार्बन की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कितना कार्बन रिक्वायर है, उसके लिए हम लोग बायोमास यील्ड कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। बायोमास यील्ड कोफिशिएंट का ये मतलब है कि कितना एलिमेंट आपका यूटिलाइज होगा और वो अल्टीमेटली कितना बायोमास प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर हम कार्बन की बायोमास यील्ड कोफिशिएंट फाइंड आउट करें तो इसका ये मतलब है कि 1 ग्राम कार्बन जब यूटिलाइज होगा तो वो कितना बायोमास प्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ फाइंड आउट अगर हम लोग कर लें तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें अपने मीडिया में कितना कार्बन कंटेंट ऐड करना है। कमर्शियल फर्मेंटेशन में न सिर्फ कार्बन की यील्ड कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट होती है बल्कि तमाम न्यूट्रिएंट्स की यील्ड कोफिशिएंट का पता लगाना इम्पॉर्टेंट होता है और इसको डिटरमिन करने के लिए सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसमें हम लोग ये काम करते हैं कि बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स हम लोग एक्सेस में रखते हैं और सिर्फ एक न्यूट्रिएंट जिसकी हम लोगों ने बायोमास यील्ड कोफिशिएंट फाइंड आउट करनी होती है वो हम लिमिटिंग रखते हैं, यानी कि उसकी अमाउंट कम रखते हैं। डिफरेंट फ्लास्क में हम लोग कार्बन की डिफरेंट कंसंट्रेशन डालते हैं। लाइक एक फ्लास्क में हम 0.1 ग्राम कार्बन डालेंगे, सेकंड फ्लास्क में हम 0.2 ग्राम कार्बन डालेंगे, थर्ड फ्लास्क में हम 0.3 ग्राम कार्बन डालेंगे। इस तरह हम डिफरेंट फ्लास्क में बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट एक जितनी रखते हैं, लेकिन कार्बन की अमाउंट, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की अमाउंट हम डिफरेंट रखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से बायोमास में क्या चेंजेस आ रही हैं। क्या वो इंक्रीज हो रहा है क्या, या फिर बायोमास का अमाउंट उतना ही रहा है। हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और बायोमास की कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे रखते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसको हम लोग अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं और उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना कार्बन डालने से हमारे पास कितनी बायोमास की यील्ड आई। लेकिन हमारे पास ये जो बायोमास यील्ड कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है बाकी न्यूट्रिएंट्स में और उसके अलावा उस फ्लास्क में या उस फर्मेंटर में पीएच क्या थी, टेम्परेचर क्या थी, बाकी कंडीशंस क्या थी। इन सारे फैक्टर्स की बेस पे हमारा बायोमास यील्ड कोफिशिएंट डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या का बायोमास यील्ड कोफिशिएंट मालूम हो जाए तो तब आप ये चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ के लिए हमें कितना कार्बन देना चाहिए या कितना नाइट्रोजन देना चाहिए या कितनी फास्फोरस या कोई भी एलिमेंट हमें कितना देना चाहिए और उन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप अपना मीडिया अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं या फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपको एक ही सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट बायोमास यील्ड कोफिशिएंट देंगे, जो जिसकी रीज़न ये है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक सबस्ट्रेट को यूज़ करने के लिए डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है और उस मेटाबॉलिक पाथवे की बेसिस पे यील्ड कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाती हैं। जैसे अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें कि स्कैरोमाइसिस सर्विसी को अगर आप ग्लूकोज पे ग्रो करें तो उसका बायोमास यील्ड कोफिशिएंट 0.56 होगा और 0.12 होगा। 0.56 हमें कब मिलेगा जब आप स्कैरोमाइसिस सर्विसी को एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और 0.12 आपको कब मिलेगा जब आप उसको एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि बायोमास यील्ड कोफिशिएंट
ना सिर्फ ये कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है, बल्कि सेम ऑर्गेनिज्म में अगर उनको डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो कराया जाए तो भी आपके पास बायोमास यील्ड कोएफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है। अगर हम कार्बन सोर्स में की एग्जांपल्स की बात करें तो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले कार्बन सोर्स में जो मेन एग्जांपल है वो आ जाती है मोलेसिस की। मोलेसिस क्या होता है? मोलेसिस एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है शुगर कैन इंडस्ट्री का। असल में शुगर कैन इंडस्ट्री में ये किया जाता है कि शुगर कैन जूस को स्क्वीज आउट किया जाता है, उसके बाद उसको हीट अप किया जाता है। 50% उसमें से शुगर क्रिस्टलाइज हो जाती है, जो कि हम लोग प्योरीफाई करके सेल आउट कर देते हैं। बाकी 50% शुगर जूस में ऐसी होती है जो नॉन क्रिस्टलाइजेबल होती है, और वो 50% शुगर वेस्ट में जाती है। ऐसा वेस्ट जिसमें 50% नॉन क्रिस्टलाइजेबल शुगर हो उसको मोलेसिस कहा जाता है, और उस मोलेसिस को हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस में और आमतौर पे एथेनॉल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस 50% शुगर में सुक्रोज भी मौजूद होती है और ग्लूकोज भी मौजूद होती है। अगर हम इसकी टेक्सचर की बात करें तो मोलेसिस ब्राउनिश ब्लैक हनी लाइक मटेरियल होता है, और जो बहुत विस्कस या बहुत थिक होता है। तकरीबन 50 से 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जिसमें मेनली सुक्रोज होता है, और 2% इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। उसके अलावा कुछ वाइटामिन्स या मिनरल्स भी होते हैं। अगर आप ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें तो ये मोलेसिस हर दफ़ा हर जगह से मोलेसिस लेने पे आपको इसकी कंपोजिशन डिफरेंट मिलेगी। कि उसकी रीज़न ये है कि ये मोलेसिस डिपेंड करता है कि वो किस प्लांट से लिया गया है, वो प्लांट कहाँ ग्रो किया गया था, वो किन कंडीशन में ग्रो हुआ था, और जिस शुगर इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस किया गया है उसकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है कि मोलेसिस की कंपोजिशन क्या होगी। उसके अलावा कई दफ़ा ये भी होता है कि मोलेसिस अगर बहुत ज़्यादा अर्से तक पड़ा रहे तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन आ जाती है, जो कि शुगर को यूटिलाइज करते रहते हैं। उस वजह से मोलेसिस की कंपोजिशन भी चेंज होती रहती है। तो इस कार्बन सोर्स के अलावा कुछ और कार्बन सोर्स भी हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। उनमें माल्ट एक्सट्रैक्ट, स्टार्च एंड एक्सट्रैक्ट, सल्फाइड वेस्ट लिकर, सेल्यूलोज, वे, एल्केन्स एंड अल्कोहल्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स शामिल हैं। So that was a brief lecture about carbon source that we can use in the industry. If you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.